हम लोग एक छोटे से गांव में रहते थे। पहले तो मेरे पति गांव में ही भी रहकर इतना कमा लेते थे कि हमारा गुजारा आसानी से हो जाता था। परंतु एक समय ऐसा आया जबकि हमें 2 वक्त की रोटी भी मिलना मुश्किल हो गई और हम एक एक पैसा के लिए मोहताज हो गए। जब मेरे पति ने अपने एक दोस्त से बात की जो कि शहर में रहता था और अच्छा खासा कमा रहा था, तो उस दोस्त ने कहा कि तुम लोग भी शहर शिफ्ट हो जाओ, मैं तुम्हें आसानी से काम दिला दूंगा। हम लोग गांव छोड़कर शहर चले आए। मेरे पति थोड़ा शुरू से ही कान के कच्चे थे। उन्हें जो कोई भी कुछ कह देता था वह उन्हीं की बातों पर विश्वास कर लेते थे। मेरे सास ससुर नहीं थे, बस हम पति पत्नी थे और एक देवर था जो कि 16 साल का था। मेरे बच्चे नहीं थे, इसलिए मैंने अपने देवर को ही अपना बेटा मान लिया था और वह भी मुझे अपनी माँ से कम नहीं मानता था। जब हम सभी लोग शहर आ गए तो मेरे पति के जिस दोस्त ने उन्हें नौकरी पर रखवाने के लिए कहा था, वह तो वहां पर से घर चक्कर हो गया और अपना फोन भी स्विच ऑफ कर लिया। अब इतने बड़े शहर में हम लोग उसे कहाँ खोजते। थोड़ी बहुत हमारे पास जमा पूंजी थी, उससे हमने किराए का घर खरीद लिया। मेरे पति ने अपने दोस्त को बहुत ढूंढा लेकिन वह कहीं ना मिला। हमें इस मोहल्ले में आए हुए भी सिर्फ 2 ही दिन हुए थे। हमने जो घर किराए पर लिया था वह इतना छोटा था कि देखने से ही दम घुटने लगता था। मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था कि हम लोगों पर इस तरह मुसीबतें भी आ सकती है। घर का किराया देने के खातिर हम लोग 3 दिन से सूखी रोटी पानी में भिगो भिगो कर खा रहे थे और वह भी हम लोगों को पेट भर के नहीं मिल रहा था। बस इतना सही खाते जिससे कि लगता अब पेट की भूख थोड़ी शांत हो गई है। अगर मन होता कि थोड़ा और खा भी लूं तो फिर सोचती अभी पूरा खा लूंगी तो फिर रात में क्या खाऊंगी। हमने हफ्ते से पेट भरकर खाना नहीं खाया था। मेरा पति गांव में खाना बनाने का काम करता था, परंतु यहाँ पर आकर वह बेरोजगार हो गया। पहले तो गांव में हम लोगों का गुजारा बहुत अच्छे से हो जा रहा था, परंतु अचानक से मेरे पति के साथ ऐसी घटना घटी जिसके कारण वह बेरोजगार हो गए। कुछ महीना पहले मेरे पति एक शादी में खाना बनाने गए थे और पता नहीं कैसे उस खाने में छिपकली आ गई, जिसके कारण बहुत से आदमी बीमार पड़ गए और 2 बच्चों की मौत भी हो गई, जिसके कारण कैटरिंग वालों ने सारा इल्जाम मेरे पति पर लगा दिया और फिर मेरे पति को पुलिस पकड़कर ले गई। अब घर में मेरे अलावा मेरा 16 साल का देवर था। हमारी तमाम जमा पूंजी पति को छुड़ाने और रिश्वत खिलाने में निकल गया। पहले तो मेरे पास अपना घर था, परंतु बाद में हमें उस घर को बेचकर किराए के मकान में शिफ्ट होना पड़ा, क्योंकि पति को छुड़ाने के लिए अब मेरे पास एक भी पैसा नहीं बचा था। सब कुछ बेचकर पति की रिहाई कराए तो उसके दोस्त ने कहा कि गांव छोड़ दो वरना पुलिस बार बार गिरफ्तार करने पहुंच जाएगी। अगर तुम लोग यहाँ पर आ जाते हो तो तुम्हें तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगा। पति तो पहले ही इतना डर गए थे, उन्होंने तुरंत अपने दोस्त के बातों में आकर शहर शिफ्ट होने का फैसला ले लिया। लेकिन यहाँ पर आने के बाद अब तो वह दोस्त भी गायब हो गया था। यहाँ पर पति को बस एक मामूली से रेस्टोरेंट में काम मिला था, लेकिन उसकी तनख्वाह इतनी कम थी कि उससे केवल घर का किराया ही निकलता था। इसीलिए हम लोगों को इतना मजबूर देखकर मेरे छोटे देवर साहिल ने भी काम ढूंढना स्टार्ट कर दिया। मैं सारा काम करके बरामदे में बैठी थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे ही दरवाजा खुला तो उसके चेहरे पे थकान और उदासी नहीं थी, बल्कि वह मुस्कुरा रहा था। अंदर जाकर कहने लगा, भाभी मुझे नौकरी मिल गई है, आपकी दुआएं रंग ले आई। जैसे ही मैंने अपने देवर के मुंह से यह बात सुनी, मेरा तो दिल खुशी से खिल उठा। साहिल कितने ही दिनों से नौकरी की तलाश में दर दर भटक रहा था। उसे एक बंगले में रोटी पकाने का काम मिला था। उस बंगले के मालिक और मालकिन बहुत ही अमीर थे। वहां पर ढेर सारे नौकर और भी कामों के लिए थे। वैसे भी मेरा देवर अपने भाई की तरह ही खाना बनाने में परफेक्ट था और जब मैं उसके मुंह से काम मिलने की बात सुनी तो मैं बहुत खुश हो गई और मैंने कहा, भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। मैं भगवान के आगे दीपक जलाए और उनका शुक्रिया अदा किया। अगले दिन से साहिल की नौकरी शुरू हो गई।
वह सुबह सुबह काम पर चला जाया करता था और रात को खाने के बाद ही लौटकर आता था। कभी कभार तो वह मेरे लिए भी खाना लेकर आता और कहता, भाभी मालकिन बहुत ही अच्छी है और वह आपकी ही उम्र की औरत है, मुझे बड़े प्यार से रखती है और कहती है कि मेरे हाथों की रोटियां बहुत ही स्वादिष्ट और मुलायम होती है और इसके लिए वह मुझे अलग से इनाम भी देती है। सुनने में आया था कि मालकिन और सेठ का कोई भी संतान नहीं था। मालकिन बहुत ही खूबसूरत और रौब झाड़ने वाली औरत थी। सेठ ने मालकिन के अलावा किसी से दूसरी शादी करने का ख्याल भी दिमाग में नहीं डाला था। मालकिन तनख्वाह भी अच्छी दे रही थी। मैं अपने देवर को लेकर बेफिक्र थी कि चलो उसे अच्छा जगह काम मिल गया है। परंतु आज जैसे ही साहिल काम पर से आया, मैंने उससे बात करने की कोशिश की तो वह मुझसे नजरें नहीं मिला रहा था और वह काफी थका हुआ भी लग रहा था। वह मुझे कहने लगा, आज मालकिन के यहाँ उनके कुछ दोस्त खाना खाने आए थे, जिसके कारण काम अधिक था, क्योंकि अगले महीने मालिक 1 महीने के लिए बाहर जा रहे हैं। मैंने कहा, मालूम होता है कि तुम्हारी मालकिन बहुत ही शरीफ, इज्जतदार और नेक दिल औरत है। तुम उसे क्यों नहीं कहते हो कि वह तुम्हारे भैया को भी काम पर लगवा दे, क्योंकि उनकी तनख्वाह इतनी कम है कि उससे तो केवल घर का किराया ही दे सकते हैं। अगर वहां पे इन्हें भी काम मिल जाएगा तब तुम दोनों भाई मिलकर एक साथ काम पर जाना और एक साथ वापस आना और फिर हमारा घर भी अच्छे से चल जाएगा। मेरी बातें सुनने के बाद साहिल सोच में पड़ गया और बोला कि ठीक है, मैं कल मालकिन से भैया के लिए जरूर बात करूंगा। और फिर वो अगले दिन मुझे भरोसा देकर काम पर चला गया। मैं भी अपने घर में बैठी सपना सजाने लगी कि अब इन्हें भी काम मिल जाएगी कि अचानक तभी दरवाजे पे दस्तक हुआ। मैं सोचने लगी, इस वक्त तो कोई नहीं आता है। मैंने डरते हुए दरवाजा खोला तो सामने मेरे पति खड़े थे और वह भी जख्मी हालत में। आज उनका काम पर जाते समय किसी गाड़ी वाले ने टक्कर मार दी थी, जिस कारण से मेरा पति लंगड़ाते हुए घर के अंदर आया और चारपाई पर बैठ गया और मुझे कहने लगा कि लगता है मेरे पांव की हड्डी टूट गई है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है और अब तो हमारे पास पैसे भी नहीं है। रात को जब साहिर घर पर आया तो अपने भैया को इस हालत में देखकर वो रोने लगा। मैंने कहा, कल तुम मालकिन से कुछ पैसे मांग कर ले आना ताकि मैं तुम्हारे भैया का अस्पताल में इलाज करवा सकूं। अगले दिन जब साहिल ने अपने मालकिन को मेरे पति के बारे में बताया तो उन्होंने साहिल को ढेर सारे पैसे दिए और मेरे पति को अच्छे से अस्पताल में इलाज भी करवाया। लेकिन सच में मेरे पति की पांव की हड्डी टूट चुकी थी और अभी प्लास्टर बंधा हुआ था। डॉक्टर ने उन्हें 3 महीना तक आराम करने को कहा था। मैं चाहती थी कि खुद जाकर मालकिन की शुक्रिया अदा करूं, क्योंकि उन्होंने बुरे वक्त में मेरा साथ दिया था और उन्हीं के कारण मेरे पति का सही समय पर इलाज हो पाया था। मगर पति इस वक्त मेरे मोहताज थे, इसलिए मैं जा न सकी। परंतु कुछ दिनों के बाद मेरे पति बिल्कुल ठीक हो गए और अब वह भी काम पर जाने लगे और अब घर के हालात भी पहले से बहुत बेहतर हो गए। मेरा देवर वैसे तो रोज वक्त पर आ जाता था, लेकिन आज अभी तक नहीं आया था। रात का 1 बज चुका था और मैं उसकी बेचैनी से इंतजार कर रही थी। आधी रात को अचानक से उसने कॉल किया और कहा कि आज रात मैं बंगले में ही रुकूंगा और कल सुबह वापस आ जाऊंगा, और यह कहकर उसने कॉल काट दिया। मैं भी चुप हो गई। पति का भी काम शुरू हो चुका था। सुबह जब देवर वापस आया तो उसके चेहरे पे जरा भी मुस्कुराहट नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि उसके मन में कुछ चल रहा है। उसने अपनी जेब से नोट निकालकर मेरे हाथों पर रख दिया और कहने लगा, भाभी यह लो, घर चलाओ, मुझे तनख्वाह मिल गई है। मैं तनख्वाह देखकर मुस्कुराई, मगर देवर को गुमसुम देखकर कहने लगी, भगवान ने मुझे औलाद नहीं दिया, क्योंकि मेरे 3 बेटे होने पर भी भगवान ने उसे 1-2 महीने के बाद ही अपने पास बुला लिया था। और अब मैं देवर को ही अपना बेटा समझती थी। मुझे बिल्कुल माँ की तरह उसकी फिक्र रहती थी।
मैं देवर के कमरे में गई कि जरा उससे पूछूं कि रात में बंगले पर कौन आया था और क्या हुआ था जो तुम्हें वहां पर रुकना पड़ा। परंतु जैसे ही मैं देवर के कमरे में गई, वह अपने बेड पर लेटा हुआ गुमसुम सा उदास सा छत की तरफ देख रहा था। मैं उसके करीब आई और उसके माथे पर हाथ रखा तो वह बिल्कुल ठंडा था। मैं जब देवर से पूछने लगी तो वो कहने लगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस जरा थकावट है, थोड़ा आराम करूंगा तो सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन भी देवर बंगले में ही रहा। जब मैंने उससे फिर पूछा तो वह कहने लगा, मालकिन कहती है कि मालिक अभी यहाँ पर नहीं है, तो उसे बंगले में अकेले डर लगता है। तुम भरोसा के लायक हो, इसलिए यहाँ पर रुक जाया करो। मैं देवर की बात सुनकर खामोश हो गई। न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ ठीक नहीं है। कोई तो बात है जो कि मेरे देवर को खाए जा रहा है। वह मुझसे छुपा रहा है। पहले उसे एक बात पूछती थी तो वह 10 बात बोलता था। उसका मुंह कभी भी बंद नहीं होता था। जरा सी बात पर वह बहुत जोर जोर से हंसता था। मगर कई दिनों से उसका खामोश रहना मुझे परेशान कर रहा था। मैं चाहती थी कि मेरा देवर पहले की तरह हो जाए। वह काम पर जाए, मगर अपनी मर्जी से, जैसे वह पहले खुशी खुशी काम पर जाता था और खुशी खुशी काम पर से वापस आता था। मेरे पति को नौकरी तो मिल चुकी थी, मगर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि वह 1 महीने तक मेरे पति को तनख्वाह नहीं देंगे और अगर उनका काम अच्छा रहा तो बदले में उन्हें हमेशा के लिए अपने पास रख लेंगे। देवर ही इस वक्त घर में अकेला कमाने वाला था। वह जो कुछ भी कमा कर लाता उसी से घर का खर्च चल रहा था। मुझे लगा कहीं उसके दिमाग में यह बात तो नहीं आ गई कि अब उसे मेरे साथ साथ भाई का भी खर्च उठाना पड़ेगा। मेरे दिमाग में अजीबोगरीब ख्यालात आ रहे थे, मगर मैं देवर की आदत से भी बेफिक्र थी। वह ऐसा तो कभी सोच भी नहीं सकता था। फिर आखिर क्या बात थी जो देवर इस कदर परेशान था। अगले दिन जब वह वापस आया तो कहने लगा कि अब मैं शाम को ही काम पर जाया करूंगा और सुबह में वापस आ जाया करूंगा। मैं देवर को हैरत भरी नजरों से देखने लगी तो मैंने देखा वह मुझे अपनी नजरें चुरा रहा था। मैं उससे बोली, तुम तो वहां पर रोटियां बनाया करते थे, क्या मालकिन ने तुम्हारी ड्यूटी बदल दी जो तुम अब रात को जाया करोगे? देवर खामोश हो गया और मुझसे कुछ ना बोला। मैंने उसके सर पर हाथ रखा और उससे बोली, क्या बात है, तुम इतना उदास क्यों हो? मुझे सच सच बताओ, तुम्हें किस बात की परेशानी है? क्या वहां पर काम करने वाले तुम्हें तंग करते हैं? यह मालकिन बहुत गुस्सा करती है। शाहिल ने गहरी सांस ली और कहने लगा कि नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है भाभी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यह कहकर वह अपने कमरे में चला गया। मैं यूं ही उसे बस देखते रहती थी। अब तो वह ठीक से खाना भी नहीं खाता था। उसके चेहरे पर पीलापन आता जा रहा था। मैं अक्सर उससे कहती थी कि लगता है बंगले का अच्छा खाना तुमको रास नहीं आ रहा है और भाभी के हाथ का खाना नहीं खाने के कारण तुम्हारा चेहरा देखने में ऐसा लग रहा है। मेरी बात सुनने के बाद वह हल्का सा मुस्कुरा देता था। मेरे पति तो वैसे भी एक बड़े रेस्टोरेंट में काम कर रहे थे, परंतु फिक्र तो मुझे देवर की हो रही थी। बार बार मेरे मन में यह सवाल आ रहा था कि आखिर मालकिन मेरे देवर को रात में अपने बंगले पर रुकने के लिए क्यों कहती है। अब मुझे इस बात की सच्चाई का पता लगाना था, क्योंकि लाख चाहने पर भी देवर मुझे कुछ बता नहीं रहा था। और आखिर में मैंने फैसला किया कि मैं इस मामले की तह तक जाकर रहूंगी। अगले दिन देवर घर आया तो मैं उसके पास चली गई और बोली कि आज तुम घर पर ही रहो, आज रोटी बनाने मैं जाऊंगी। देवर ने जब यह सुना तो उसका रंग लाल होने लगा और वह बौखलाए हुए अंदाज में कहने लगा, नहीं नहीं, आप कैसे जा सकती हैं, यह काम तो मेरा है। मैं देवर को मुस्कुराकर बोली, रोटियां ही तो बनानी है, इसमें कौन सी मुश्किलें हैं। मैं तो वहां पर तुमसे भी अच्छी रोटियां बनाऊंगी, बिल्कुल गोल गोल और नरम नरम। मेरी बातें सुनने के बाद देवर एकदम से चुप हो गया, परंतु मुझे ऐसा लग रहा था कि देवर नहीं चाहता था कि मैं बंगले में जाऊं। वह मुझसे कहने लगा, भाभी आप मत जाइए,
वरना मालकिन गुस्सा करेगी। मगर मैं उसकी एक ना सुनी और उससे बोली कि आज तुम घर पर आराम करो, मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। एक दिन अगर मैं बंगले में जाकर काम कर लूंगी तो कौन सा बड़ा आफत आ जाएगा। तुम निश्चिंत होकर घर पर रहो, आराम करो। मैं मालकिन का शुक्रिया भी अदा कर दूंगी कि उन्होंने बुरे वक्त में हमारा साथ दिया था। तुम ज्यादा मत सोचो। और यह कहकर मैं बंगले में जाने के लिए तैयार होने लगी। साहिल सर झुकाकर वहीं बैठ गया। मैं जानती थी कि मैं अगर कुछ पूछूंगी तो वो मेरा लिहाज रखते हुए मुझे कुछ भी नहीं बताएगा। यह सोचकर उस दिन मैंने देवर के कपड़े पहने और रोटी बनाने के लिए चली गई। मैं अपना हुलिया बिल्कुल मर्दाना का कर लिया था। देवर के कपड़े पहनकर सर पर बालों को जूड़ा बनाकर टोपी पहन लिया था। मैं लड़का बनकर जब बंगले में पहुंची तो इतना आलीशान बंगला सामने देखकर मैं दंग रह गई। कितनी देर मैं गेट के सामने भूत बनकर खड़ी रही और फिर थोड़ी देर के बाद जब मैं गेट के अंदर दाखिल हुई तो नौकर कहने लगे, तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों चले आ रहे हो। मैं फौरन बोली, आज साहिल की तबीयत खराब है, इसीलिए उसकी जगह मैं खाना बनाने आया हूँ। उसने मुझे अंदर आने की इजाजत दे दी और सब काम भी समझा दिया। मैंने सबके लिए खाना बनाया और जब वापस जाने लगी तो फौरन मालकिन की आवाज गूंजी लगी, तुम कहाँ जा रहे हो। अब रोज रोज तुम्हें बताना पड़ेगा कि रात में तुम्हें यही रहना है। मैं मालकिन की आवाज सुनकर एकदम से चुप हो गई थी। मालकिन ने मुझे सामने से नहीं देखा था, वह मुझे पीछे से देखकर साहिल समझ रही थी, क्योंकि आज मैं साहिल का कपड़ा पहनकर ही यहाँ काम पर आने का सोचा था। मैं फौरन वहाँ से किचन में चली गई। रात के 10 बजे जब सभी नौकर वापस अपने घर चले गए तब किचन में सिर्फ मैं ही बची थी। जब पूरा घर खाली था तब फिर मालकिन की आवाज गूंजी और वह मुझे पुकारने लगी और मुझे कहा कि साहिल चलो मेरे कमरे में आओ। मालकिन के अल्फाज सुनकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मेरे शरीर में एक लहर दौड़ गई। मैंने पीछे पलटकर देखा तो मालकिन सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे में जा रही थी। अपने होश में आई और मालकिन के पीछे पीछे उनके कमरे में चली आई और फिर जब कमरे का दरवाजा खुला तो मुझे धक्का सा लगा। कमरा पूरे अंधेरे में डूबा हुआ था। दिल में अनगिनत ख्याल उठने लगे। जैसे ही मैंने कमरे में कदम रखा तो फौरन मालकिन मेरे करीब आई और मेरे साथ। तो मैं गिरते पड़ते उस घर में ऐसे भागी जैसे लगा कि मेरे सीने से दिल निकलकर अब बाहर आ जाएगा। और फिर मैं अपने घर के दरवाजे पर पहुंचकर ही दम मारी। मैं कुछ देर पहले जो राज मुझ पर खुला था, मेरे तो होश उड़ गए थे। मेरे हालात देखकर देवर कमरे से बाहर निकल आया और सर झुकाए खड़ा हो गया। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैं उसके करीब आई और बोली, साहिल मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, मुझे सच सच बताओ आखिर क्या हुआ तुम्हारे साथ। साहिल कुछ देर तो खामोश खड़ा रहा, फिर ढके हुए अल्फाज में जो बताने लगा तो मेरे दिल में मालकिन और उसके पति के लिए नफरत आने लगी। मालकिन जैसी औरतें ही तो हम जैसे गरीब नौकरों के लिए धब्बा होती है। वही मालिक जैसे मर्द भी हर तरह से बेशरम होते हैं, जो बीवी को मासूम बच्चों पर डोरे डालते हुए भी देखकर चुप से तमाशा देखते हैं। मालकिन का दिल मेरे देवर पर आ चुका था। जब उसने अपने भाई के इलाज के लिए मालकिन से पैसे मांगे तो उसने उन पैसों के बदले में जो फरमाइश की, मजबूरन साहिल को वह बात माननी पड़ी। मुझे समझ में आ गया था कि आखिर साहिल किस तरह इशारा कर रहा था और वह बताते बताते पूरी तरह से फूट फूट कर मेरे सामने रोने लगा और कहा, मैंने अपनी मर्जी से यह गुनाह नहीं किया है। मैं देवर को चुप कराने लगी। मुझे उस पर पूरा भरोसा था। मैंने उस औरत के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन कर दी। पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले जा चुकी थी। वो कहने लगी कि मैं झूठ बोल रही हूँ, लेकिन इस बात की गवाही उसके घर के दूसरे नौकरों ने भी दी थी, तो उसे आज सजा से कोई बचा नहीं सका। उसके बाद हम लोग गांव वापस चले आए और फिर यहाँ पर मेरे पति को एक अच्छी जगह नौकरी मिल गई थी। साहिल को भी एक
टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में नौकरी मिल चुकी थी। हर काम बहुत जल्दी से और अच्छे तरीके से सीख जाता था, इसलिए वहां पर भी उसने अपनी मेहनत का सिक्का जमा चुका था और अब हम लोग सब हंसी खुशी से रह रहे थे। इस वाकया को काफी साल गुजर चुके थे और अब साहिल की भी शादी हो चुकी थी, लेकिन मैं अभी भी जब यह सोचती हूँ कि ऐसे भी देवर होते हैं, ने अपनों के खातिर अपनी कुर्बानी दे दी थी, और जब यह बात मेरे दिमाग में आती है तो मेरे दिल में मेरे देवर के लिए इज्जत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी, प्लीज आप हमें कमेंट कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।